वो हर दिन 2 थप्पड़ खाता है, लेकिन कभी पलटकर नहीं मारता, बल्कि गहरी सांसें लेकर अपने गुस्से को दबाता है, जैसे कुछ रोक रहा हो। जैसे ही शांत होता है, एक और थप्पड़। वो साफ तौर पर गुस्से में है, हार्ट रेट तेजी से बढ़ जाता है। वो तुरंत सामने वाले को रुकने को कहता है, क्योंकि एक और थप्पड़ शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपनी जिंदगी में वो एक मेमने की तरह शरीफ है, ये जानते हुए भी कि गुंडे जानबूझकर उससे टकराकर पंगा ले रहे हैं। वो चुप रहता है, बस चुपचाप अपनी यूनिफॉर्म पहनकर रोज की तरह अपने बोरिंग काम में लग जाता है। लेकिन एक दिन काम करते हुए गलती से उसकी उंगली कट गई और खून की बूंदे किसी मशीन की तरह तेजी से लोहे की जाली के पार नीचे चल रही असेंबली लाइन की तरफ गिरने लगी। ये देखकर उस आदमी के होश उड़ गए और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपने साथी को मशीन बंद करने को कहा और खुद कन्वेयर बेल्ट की तरफ भागा। उसने बहुत ध्यान से हर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को चेक किया। आखिरकार उसे खून की वो बूंद मिल गई। उसने राहत की सांस ली और तुरंत रुमाल निकालकर उसे साफ किया। फिर उसने अपने घाव पर कुछ लगाया ताकि दोबारा कोई गड़बड़ न हो। उसे लगा था कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उसने बॉस को इशारा किया कि काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि खून की कुछ बूंदे एक बोतल पर रह गई थी। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए वो बोतल फिलिंग सेक्शन में गई और जूस से भर जाने के बाद खून वाली वो बोतल पैक होकर ब्राजील से अमेरिका के लिए निकल गई। कई कस्टम चेक पास करने के बाद आखिरकार एक बूढ़े कॉमिक आर्टिस्ट ने उसे सुपरमार्केट से खरीद लिया। किसने सोचा था कि वो बूदा जैसे ही एक घूंट पिएगा उसका हार्ट फेल हो जाएगा और वो मारा जाएगा। ये खबर बहुत जल्दी जनरल रॉस तक पहुंच गई। लैब में टेस्ट करने पर पता चला कि उस जूस में भारी मात्रा में गामा रेडिएशन था। उस बूढ़े की मौत उसी रेडिएशन से हुई थी। बिना समय बर्बाद किए रॉस ने एक स्पेशल टीम तैयार की और एक बहुत ही खतरनाक फौजी ब्राउन को भी अपने साथ ले लिया। रास्ते में रॉस ने सबको सिर्फ इतना बताया कि बैनर एक मुजरिम है और सबको सिर्फ ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल करके उसे जिंदा पकड़ना है। सैटेलाइट लोकेशन से वे जल्दी ही बैनर के ठिकाने तक पहुंच गए। दरवाजा तोड़कर उन्होंने सीधे बिस्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बिस्तर पर कोई नहीं था। पिछले 5 सालों से भागते हुए बैनर अब एक इंसानी रडार बन चुका था। हल्की सी भी आहट होते ही वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल पड़ता था, लेकिन एक मोड़ पर वो सीधा ब्राउन और उसकी टीम से टकरा गया। रास्तों की अच्छी जानकारी होने की वजह से बैनर ने कुछ ही देर में उस स्पेशल टीम को मीलों पीछे छोड़ दिया, लेकिन भागते भागते उसे अपनी हार्ट रेट वाली घड़ी पर भी नजर रखनी पड़ रही थी। नंबर बढ़ते ही उसे तुरंत रुककर खुद को शांत करना पड़ता, वरना वह अपना आपा खोकर एक ऐसा दानव बन जाता जो सिर्फ गुस्से से कंट्रोल होता है। बड़ी मुश्किल से वो फौजियों से बचा, पर अगले ही मोड़ पर कुछ गुंडों से टकरा गया। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए माफी मांगी और उन्हें जाने देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वे गुंडे नहीं माने और उसका पीछा करते हुए एक फैक्ट्री तक पहुंच गए। वे उसे ब्राजील के लोगों का गुस्सा दिखाना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि अगर बैनर की हार्ट रेट एक लिमिट के पार गई तो उसके अंदर का हल्क बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि वे गुंडे उसे मारना शुरू करते, किसी ने उनका पैर पकड़कर उन्हें कचरे की तरह दूर फेंक दिया। उस घने अंधेरे में एक खौफनाक और विशाल दानव बाहर आ गया। बाकी गुंडे ये देखकर इतने डर गए कि उनकी जान ही निकल गई और वे वहां से दुम दबाकर भागने लगे। जो धीमे थे वे बच नहीं पाए। तब जाकर ब्राउन को समझ में आया कि वे किसी मुजरिम को नहीं बल्कि एक बहुत बड़े और खूंखार दानव को पकड़ने आए थे। स्पेशल टीम की बेहोशी वाली सुइया हल्की मोटी चमड़ी को पार तक नहीं कर पाई और उल्टा इस चीज ने उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। कोई और रास्ता न देखकर उन्होंने असली गोलियां चलाना शुरू कर दिया। फौजियों ने हल्क पर बारिश की तरह गोलियां बरसा दी, पर उसके लिए तो ये जैसे किसी खुजली के बराबर था। तब एक फौजी ने एक स्टन ग्रेनेड फेंक दिया। इस बात ने हल्क को सच में बहुत गुस्सा दिला दिया। उसने एक भारी मशीन का हिस्सा उठाकर उन पर दे मारा। बाकी फौजी डर के मारे पीछे हट गए। सिर्फ ब्राउन उसका पीछा करता रहा। उसे उस बेहिसाब ताकत वाले हरे दानव में बहुत दिलचस्पी आ रही थी, लेकिन हल्क के पास उसके लिए टाइम नहीं था। उसने सीधा दीवार तोड़ी और वहां से भाग निकला। उसे पकड़ने का मिशन फिर से फेल हो गया। ब्राउन को बैनर के बैग से एक औरत की फोटो मिली। उसे लगा कि ये उसकी कोई साथी है, लेकिन जनरल रॉस ने फोटो लेकर कहा कि इस औरत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो बैनर की गर्लफ्रेंड बेटी है, जो कि खुद रॉस की बेटी है। ब्राउन के दिमाग में अभी हुए हादसे को लेकर बहुत सारे सवाल थे। उसे लगा कि उस हरे दानव ने बैनर को भागने में मदद की है। कोई और रास्ता न देखकर जनरल रॉस को सारी सच्चाई बतानी पड़ी। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही अमेरिकी फौज ने सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट शुरू किया था। बैनर उस समय का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट था। उसे जल्दी ही इस सीक्रेट प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हादसा हो गया और उसने खुद को गामा रेडिएशन के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद से उसके शरीर के सेल्स में ऐसा बदलाव हुआ जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। जैसे ही उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता और हार्ट रेट बढ़ता, वो उस हरे दानव में बदल जाता। उस हादसे में उसने अपनी गर्लफ्रेंड बेटी को घायल कर दिया था और अपने होने वाले ससुर जनरल रॉस पर भी हमला किया था। उसने पूरा बेस तबाह कर दिया था। अपने प्यारों को फिर से चोट न पहुंचाने के लिए वो ब्राजील की बस्तियों में छिपकर रहने लगा। हर दिन वो ब्राजीलियन मार्शल आर्ट्स और खुद को थप्पड़ मारकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता था ताकि उसके अंदर का जानवर बाहर ना आ जाए। भागने के दौरान वो हमेशा इंटरनेट पर मिस्टर ब्लू नाम के एक साइंटिस्ट के संपर्क में था और चाहता था कि वो उसके लिए कोई इलाज ढूंढ निकाले। एक दिन मिस्टर ब्लू ने उसे एक सफेद फूल भेजा और कहा कि इससे वो म्यूटेशन रोक सकता है। बैनर तुरंत काम पर लग गया। उसने पंखुड़ियों को पीसकर केमिकल में मिलाया और उसे अच्छे से मिक्स किया, जिससे उसे नीले रंग का लिक्विड मिला। फिर उसने उसे मशीन में डालकर प्रोसेस किया और इस तरह खुद का बनाया हुआ एक इलाज तैयार हो गया। अब उसे अपने खून पर टेस्ट करना था। उसने पहले दवा की कुछ बूंदे खून पर डाली और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे उसका असर देखा। हरे सेल्स लाल होने लगे, जिसका मतलब था कि दवा काम कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो खुश होता, सेल्स तेजी से फूलने लगे और कांच की स्लाइड भी टूट गई। एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया। सिर्फ एक अच्छी खबर ये थी कि इस सब के बाद उसके खून में गामा रेडिएशन थोड़ा कम हो गया था। मिस्टर ब्लू ने बैनर को सलाह दी कि वो सारा ओरिजिनल डेटा लेकर इलाज के लिए खुद अमेरिका आ जाए, वरना बैनर के भेजे गए खून के सैंपल से इलाज बनाना बहुत ही मुश्किल होगा।
बैनर अभी सोच ही रहा था, पर रॉस के हमले के बाद उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। अब उसे बस किसी तरह अमेरिका वापस जाने का रास्ता खोजना था। वो लिफ्ट लेकर पास के एक छोटे से शहर पहुंच गया। उसकी जेब में एक पैसा नहीं था और वो नंगे पैर पथरीली सड़क पर चल रहा था। थकने पर वो कहीं भी लेट जाता और भूख लगने पर सब्जी मंडी से गिरी हुई सब्जियां उठाकर खा लेता। जो कभी एक जीनियस साइंटिस्ट था, आज फटे पुराने कपड़ों में बच्चों के लिए किसी भिखारी जैसा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भीख में मिले थोड़े से पैसों से उसने एक बड़े साइज की पैंट खरीदी और पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। उसने मीलों का लंबा सफर पैदल ही तय किया ताकि अपनी गर्लफ्रेंड से जल्दी मिल सके। लेकिन किस्मत ने उसे फिर एक बड़ा झटका दिया। वो छिपकर अपनी पुरानी लैब में गया ताकि डेटा कॉपी कर सके, पर देखा कि रॉस ने वहां से सारा डेटा हटा दिया था। और रॉस अब उसे मिलिट्री की प्रॉपर्टी मानता था और किसी भी हालत में उसे वापस पकड़कर उस पर रिसर्च जारी रखना चाहता था। अपनी अगली कोशिश में कोई कसर न छोड़ने के लिए जनरल रॉस ने पुरानी और धूल खाई हुई सुपर सीरम की शीशी निकाली। सालों पहले इसका एक इंजेक्शन लगाकर ही स्टीव कैप्टन अमेरिका बन गया था और किसी से भी टक्कर ले सकता था। इस बार उन्होंने न सिर्फ डोज बढ़ाकर ब्राउन के शरीर में डाली, बल्कि एक लोहे के ढांचे से उसे पूरी तरह से जकड़ दिया और फिर एक और सुई सीधे उसकी रीढ़ की हड्डी में लगा दी। पीठ में इतना दर्द हुआ कि मानो जान निकल रही हो, पर ब्राउन अपने दांत पीसता रहा और एक शब्द नहीं बोला। वो जानता था कि ताकतवर बनने की ये कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इस बीच बैनर को रॉस की इन हरकतों के बारे में कुछ नहीं पता था। वह अपने पुराने दोस्त स्टैन की पिज्जा की दुकान में छिपा हुआ था। इत्तेफाक से उसी दिन बेटी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वहां खाने आई थी। बैनर जैसे ही बाहर निकला, वो सीधा बेटी के सामने आ गया। बेटी को लगा कि शायद वो सपना देख रही है और वो सच जानने के लिए उसके पीछे दौड़ी। बैनर एक कोने में छिपकर अपने आंसू रोक रहा था और चुप था। बेटी ने स्टैन से पूछा और उसे सच बताने की जिद की। स्टैन को आखिरकार सच बताना ही पड़ा। बैनर तेज बारिश में जा रहा था कि बेटी अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे आ गई। दोनों ने बारिश में एक दूसरे को गले लगा लिया। अपनी वजह से उसे कोई परेशानी न हो, बैनर ने इतने सालों तक उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था। बेटी उसे अपने घर ले गई और उसे वो पेन ड्राइव दे दी जिसमें सारा लैब डेटा था। रात को जब माहौल थोड़ा रोमांटिक हुआ और वे एक दूसरे के करीब आने वाले थे, तभी बैनर के हार्ट मॉनिटर का अलार्म बज उठा। अगर वो नहीं रुकता तो हल्क बाहर आकर सब तहस नहस कर देता। दोनों को मजबूरी में अलग अलग कमरों में सोना पड़ा। दोनों ने सोच विचार में पूरी रात काट दी। अगले दिन बैनर चुपचाप निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी रॉस अपनी फौज लेकर वहां आ गया। रॉस को जानकारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि बेटी का नया बॉयफ्रेंड था। बैनर भागकर एक लाइब्रेरी में जा घुसा और उसने वो पेन ड्राइव अपने मुंह में निकल ली। वो थोड़ा ही आगे भागा था कि फौजियों ने उसे आगे पीछे से घेर लिया और उसे कॉरिडोर में फंसा दिया। जनरल रॉस ने उसे पकड़ने के लिए टीयर गैस फेंकने का ऑर्डर दिया। बैनर ने तुरंत अपने कपड़े से अपना मुंह और नाक ढक ली। बेटी दौड़कर उसे बचाने के लिए आई। अपने प्यार को फौजियों के हाथों जमीन पर दबा हुआ देखकर बैनर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आखिरकार एक जोरदार दहाड़ के साथ हल्क ने उसका शरीर अपने कब्जे में ले लिया। धुएं के बीच से वो विशाल दानव खड़ा हो गया। हरे दानव के रूप में उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि उस पर बरस रही गोलियां उसे किसी खिलौने की तरह लग रही थी। इस चीज ने उस विशाल दानव को और भी ज्यादा भड़का दिया। उसने एक ही लात में एक बख्तरबंद गाड़ी को तोड़ दिया और फिर उसी गाड़ी के टुकड़े को उठाकर अपना गुस्सा उतारने लगा। देखते ही देखते इंसानों की तरफ की सारी गाड़ियां उसने बर्बाद कर दी। जनरल रॉस ने तुरंत उस सुपर सीरम हुए ब्राउन को आगे भेजा, जो ब्राउन कब से अपना दम दिखाना चाह रहा था। उसने एक बड़ी सी ग्रेनेड लॉन्चर गन उठाई और हल्क पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सारी गोलियां खत्म करने के बाद वो एक ऊंची जगह पर कूद गया और हमले जारी रखे। हालांकि इससे हल्क को कोई खास चोट नहीं आई, पर ब्राउन की फुर्ती देखकर जनरल को एक उम्मीद नजर आई। जनरल ने तुरंत अपनी फौज को ऑर्डर दिया और ब्राउन ने हल्क को एक तय जगह पर खींच लिया। वहां 2 बड़ी सोनिक मशीनों की मदद से उन्होंने हल्क को कुछ देर के लिए काबू में कर ही लिया। ये सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बेटी बुरी तरह घबरा गई। वो दौड़कर अपने पिता के पास गई और हल्क को छोड़ने की भीख मांगने लगी, पर जनरल ने उसे धक्का दे दिया। बेटी की चीख हल्क के कानों तक पहुंची और उसका गुस्सा फिर से हद पार कर गया। दर्द सहते हुए उसने जमीन से लोहे का एक बड़ा शील जैसा टुकड़ा उठाया और खड़े होकर उसे पूरी ताकत से एक गाड़ी पर दे मारा, जिससे गाड़ी 2 टुकड़ों में कट गई। फिर उसने हवा में उछलकर एक और गाड़ी को कुचल दिया। जमीन की पूरी फौज तहस-नहस हो चुकी थी। अपने अंदर के सुपर सीरम के घमंड में ब्राउन अब भी हल्क से भिड़ना चाहता था। उसे नहीं पता था कि खुद स्टीव यानी कैप्टन अमेरिका भी इस खूंखार दानव से सीधे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। नतीजा ये हुआ कि हल्क ने ब्राउन की बुरी तरह पिटाई कर दी और उसकी कई हड्डियां तोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। ब्राउन अब उठने के लायक नहीं बचा था। जनरल को अपनी फौज पीछे हटानी पड़ी और उसने हमला करने के लिए एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर बुलवा लिया। तभी उसकी बेटी हल्क के सामने आ गई और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक आसमान से गोलियों की बारिश होने लगी। हल्क ने तुरंत मुड़कर अपने विशाल शरीर से बेटी को उन गोलियों की बौछार से बचा लिया और फिर पलटकर एक लोहे का टुकड़ा हेलीकॉप्टर पर दे मारा, जिससे वो क्रैश हो गया। हल्क ने उस भयंकर आग के बीच से बेटी की जान बचाई। उसने अपने जिद्दी ससुर को एक बहुत ही गुस्से वाली नजर से देखा और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घने धुएं के बीच कहीं सायब हो गया।